कि सियासत के सबसे बड़े अखाड़े उत्तर प्रदेश के सभी दिग्गज योद्धा अपनी अपनी सेना लेकर विरोधियों को चित करने निकल पड़े हैं। सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी जहां विरोधियों को परास्त कर फिर से सिंहासन हासिल करने का ख्वाब बुन रही है, तो वहीं इस रणभूमि का सबसे बड़ा विपक्षी खेमा समाजवादी पार्टी हर हाल में बदलाव का दावा ठोक रही है। खैर, बीजेपी ने अपने वादों और इरादों पर पुख्ता मोहर लगाने के लिए दिल्ली में महामंथन किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस महामंथन में ही साम दाम दंड भेद में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की नाप जोख कर ली गई है और इन हथियारों का इस्तेमाल कैसे और कब होगा ये भी तय कर लिया गया है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने क्या फैसला किया है, 2022 के चुनावों में बीजेपी का क्या प्लान है, अखिलेश और प्रियंका से निपटने के लिए बीजेपी कितनी तैयार है, हम आज अपने मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आज चर्चा इसी पर होगी क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का चुनाव राजनीति के लिहाज से बहुत ज़्यादा तैयारी अपनी अपनी पार्टियां कर रही हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर ही इस बैठक में भी मंथन हुआ है। दिल्ली में ये बैठक भारतीय जनता पार्टी की, हालांकि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उन सभी राज्यों को लेकर मंथन इस बैठक में हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ तैयारी है, आज चर्चा हम इसी पर करेंगे। भूपेंद्र यादव को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातों को उन्होंने रखा, जो बातचीत या फिर जो मंत्र बैठक में प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया है और साथ ही मीडिया के सवालों का जवाब भी वो देते हुए नजर आए। तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी की मानी जा रही है। भूपेंद्र यादव ने ये बताया कि पीएम ने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है। 5 राज्यों के चुनाव पर चर्चा इस बैठक में हुई है। कोरोना काल में जिस तरह से सरकार ने काम किया उस काम का जिक्र भी इस बैठक में हुआ और कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में जिक्र किया गया है, चाहे वो कोविड काल का मुद्दा हो, वैक्सीनेशन का मुद्दा हो या फिर किसानों के लिए काम करने की बात हो। इन बातों का जिक्र इस बैठक में हुआ और मंथन भी आने वाले इलेक्शंस को लेकर किया गया। तो कितनी तैयारी है विपक्षी पार्टियों की और क्या कुछ मंत्र इस बैठक में प्रधानमंत्री ने दिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में क्या कुछ अपना पक्ष रखा और कैसे वो आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में अपनी टीम को मजबूत कर रहे हैं, आज चर्चा इसी पर होगी। और बाकी खास मेहमानों यानी कि विपक्षी पार्टियों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी तैयारी क्या है और किस तरह से रणनीति उन लोगों की बन रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। शैलेंद्र दुबे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और साथ ही डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। डॉक्टर अभिषेक, आपका स्वागत है। जावेद अहमद साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। जावेद अहमद साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर अभिषेक राय जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूँ। अभी भूपेंद्र यादव को हम सुन रहे थे, उन्होंने मीटिंग को लेकर कई सारी जानकारियाँ दी हैं। तैयारी बीजेपी का, दिल्ली में ये बैठक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बीजेपी की मानी जा रही है। तैयारी आप लोगों की उत्तर प्रदेश के लिहाज से क्या है? देखिए, हमारी तैयारी ग्राउंड लेवल पे है। हम अपने बूथ लेवल को मजबूत करते जा रहे हैं और जनता का जो अपार समर्थन हमें मिल रहा है उसको द्योतक है कि 22 में परिवर्तन होने वाला है जी। आज आपने अम्बेडकर नगर की अगर रैली देखी होगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, देखा होगा क्या जन सैलाब उमड़ा था वहां। तो हमारा विजय रथ भी निकल रहा है। तीसरा चरण अभी हमारा 13 नवंबर से गोरखपुर से कुशीनगर के लिए निकलेगा और जनता का जो अपार समर्थन हमें मिल रहा है, जनता दरअसल त्रस्त है। हर मुद्दे पे सरकार फेल है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो किसान का मुद्दा हो जो 12 महीने से आंदोलनकारी हो, चाहे इस प्रदेश की कानून व्यवस्था हो, जैसे लखीमपुर खीरी जैसी घटना, गोरखपुर जैसी घटना, हाथरस जैसी घटनाएं होती। तो जनता एकदम परेशान है और सबसे ज्यादा वो महंगाई से त्रस्त है और वो बड़ी उम्मीद से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ देख रही है और हम उसकी उम्मीद को पूरा करेंगे। आप एक चीज बताएं कि अभी तक 4.5 साल तक ये सरकार सो रही थी। जब हमने लैपटॉप बांटा तो अब ये टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ
कि अभी आचार संहिता लगने में 50 दिन बचे हुए हैं जी। आप बताएं कि 68 लाख टैब ये कैसे बांट देंगे? कौन सी ऐसी भारतीय कंपनी है जो 1-1.25 लाख टैब का प्रोडक्शन रोज करे? तो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। इन्हें सिर्फ एक चुनावी जुमला देना है, जबरदस्ती शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। अभी आप देखें, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की उद्घाटन की डेट आ गई। उस पूर्वांचल एक्सप्रेस में पहली बारिश में दरारें पड़ गई। 5 साल में उसे ये नहीं बना पाए। हमने 22 महीने में एक्सप्रेसवे बना के दिया था, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जी। तो हमारा काम, हमें ये अपने 5 साल के कामों का हिसाब नहीं देना चाहते। तो जनता इनसे इनके 5 सालों का काम का हिसाब ले रही है। ठीक है, अब 22 में बड़ी उम्मीद के साथ अखिलेश यादव की तरफ देख रही है। ठीक है, जावेद अहमद साहब, बीजेपी की इस बैठक पर आपका रिएक्शन क्या है और तैयारी कांग्रेस पार्टी की क्या है? देखिए, ये बीजेपी का अपना अधिकार है, वो एक राजनीतिक दल है और वो अपनी तैयारी के लिए काम करेगा। उसको क्या रणनीति करनी है तो उसको हम आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके समुद्र मंथन में विष के अलावा तो कुछ निकलना नहीं है। वो विष की तैयारी की होगी और जो उनके मंत्री बाहर आकर बता रहे थे वो कुछ और बता रहे थे कि ये भ्रम, दोहरा चरित्र यही है। इनके मंथन में अंदर जो तैयार किया गया है वो विष तैयार किया गया है। वो विष अब दिखाई भी देने लगा है इस मंथन के, आज के मंथन के पहले से, कि सरकार ना तो भारतीय जनता पार्टी अब अपने 17 के लोक संकल्प पत्र पर बात करना चाहती है, ना वो विकास के मुद्दे पर बात करना चाहती है। देश की दूसरी अर्थव्यवस्था का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार 8 महीने से 1500 रुपए प्रति माह पाने वाले रसोइयों को वेतन नहीं दे पाई थी। किसी तरीके से 4 माह का अवधि दिया है। ये 1500 रुपए में अपने परिवार का गुजारा करने वाले लोग कहां पर खड़े हैं? गोरखपुर जो मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, वहां पर संविदा कर्मियों को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। 7 महीने से वेतन न मिलने के कारण एक संविदा कर्मी नर्स को आत्महत्या करनी पड़ी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में। तो ये जो स्थितियां हैं वो स्थितियां बता रही हैं कि उनका मंथन किस तरफ कहां पर गया होगा। जो 31 मेडिकल कॉलेज बनाने की बात थी, 9 का हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया। जौनपुर वाले को तो रिजेक्ट कर दिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर्स है नहीं। पीएचसी सीएचसी में, जिला अस्पतालों में डॉक्टर्स की भारी कमी है। उसके बाद इन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स कहां से आएंगे? बजट आपने कुछ दिया नहीं है, कुछ आवंटित नहीं है। किसी जिला अस्पताल में बोर्ड लगा देने से कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बन जाता है, न खोता है, उसकी व्यवस्थाएं होती। ये जो सवाल है, किसान उत्पीड़ित है, महंगाई की मार किस तरीके से उत्तर प्रदेश या देश भुगत रहा है, इसकी कीमत किन लोगों को उठानी पड़ रही। मध्यम वर्ग आज कहां पर खड़ा है? जो निम्न आय वर्ग था, जो निर्धन वर्ग था, वो किस स्थिति में खड़ा है? 250 रुपए खरीदने की हैसियत नहीं। आयुष जी, एक बात सुन लीजिएगा कि 27 रुपए प्रतिदिन जिस उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय है, वो 250 रुपए का 4 आदमी 5 आदमी का पालन पोषण किस तरीके से कर रहा होगा। ये हवाई बात करने वाले लोग जो हैं, ये स्वयं के सुख में अपना जीवन बिता रहे हैं। इनको देश से, प्रदेश से, आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं है। जनता इनके एजेंडे में नहीं है। कांग्रेस निश्चित रूप से संघर्ष कर रही है और कांग्रेस जनता के बीच में उनके मुद्दों के साथ अपना गठबंधन करके चुनाव मैदान में प्रियंका जी के नेतृत्व में जा रही है। ठीक है, शैलेंद्र दुबे जी, आपको कमेंट में सर इस पर चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि हम जनता के मुद्दों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, बाकी पार्टियां मेल मिलाप कर रही हैं, ये भी हम देख रहे हैं। बीजेपी का अपना एजेंडा साफ है कि हमारी विचारधारा के साथ जो मिलकर चलेगा हम उसको अपने साथ शामिल कर रहे हैं। क्या कुछ इस बैठक को लेकर आपका नजरिया है और बाकी पार्टियों को आप किस तरह से आंक रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है जी। और पिछले 1 दशक से देश के अंदर तमाम राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें जो वोटिंग पैटर्न है वो बदल रहा है। तमाम दल अगर इस बात को लेकर अपनी रणनीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरी तरह जाति आधारित होगा, बिहार का चुनाव पूरी तरह जाति आधारित होगा, तो वो कहीं ना कहीं गलती करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज किसी भी परिवार में आप लीजिए,
परिवार में जो नया युवा वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, वो चुनाव के समय फैसला लेने से पहले तमाम जो पहलुओं पर विचार करता है। पहले पैटर्न होता था वोटिंग का, परिवार के मुखिया ने जहां कह दिया वहीं पे जाके जो है वोट करना होता था जी। आज उसमें जो है काफी परिवर्तन आया है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह समाप्त हो गया है, लेकिन उसमें काफी परिवर्तन आया है। तो मेरा कहना यह है कि तमाम दो दल जो तैयारी कर रहे हैं प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर जो है, तो उनको सिर्फ ये कहना कि नहीं भाजपा जो परफॉर्म नहीं कर पा रही है इस वजह से उन्हें मौका मिल जाएगा, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं वो चूक करने वाले हैं। आपको देखिए है क्या, 2007 से लेकर 2007 से और 12 के बीच में बसपा की गवर्नमेंट थी, 12 से लेकर 17 के बीच में सपा की गवर्नमेंट थी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्वत समय में दोनों पार्टियों को पूर्ण बहुमत के साथ जो मौका दिया, और मौका देने के बाद जो है जो उन्होंने प्रोमिसेस किए उसमें कितनी डिलीवरी हुई वो कहीं ना कहीं आकलन किया जाता है। और मैं फिर कहता हूं कि यदि बाकी पार्टियों को सीरियसली अगर चुनाव कैंपेन में जाना है, चुनाव को बहुत ही गंभीरता के साथ लड़ना है, तो सत्ता पक्ष की नकारात्मक चीजों को बहुत ज्यादा उठाने के बजाय आपका अपना क्या प्रोग्राम है उस पर आप फोकस करिए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा बजाय उसके कि आप जो है भाजपा ने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, वो आपको उतना फायदा नहीं देने वाला। उसका मैं बहुत ही लॉजिकल सबमिशन देता हूं आपको कि तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, ये मैं जो ये बात कह रहा हूँ वो बड़ी तार्किक है। तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो जनधन योजना रही हो, चाहे वो आपकी उज्ज्वला योजना रही हो, चाहे आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना रही हो, इससे कहीं ना कहीं लाभार्थी जो है बड़ी संख्या में है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो टेलीविजन पर बैठ गए, ठीक है, आप कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए उस बात को सिरे से खारिज करने का प्रयास भले ही कर लीजिए, लेकिन आपको उन चीजों को सामने फेस करना पड़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए। वो क्या करने वाले हैं बीजेपी गवर्नमेंट के तुलनात्मक, उसको प्राइमरली रखना चाहिए, और उसके साथ में फिर इनके द्वारा जो प्रोमिसेस थे उनमें कहाँ कमी है तो उसको क्रमबद्ध तरीके से अगर रखेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा फायदा मिलेगा, बजाय इसके कि वो सिर्फ नकारात्मक पहलू को जो है आगे रखें। रहा प्रश्न इस बात का कि भाजपा की जो केंद्रीय जो कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है, देखिए बीजेपी देश के अंदर जो दो जो दल हैं वो तुलनात्मक दूसरों के दलों के उनके अंदर जो परिवारवाद है वो कम है। एक तो भाजपा हो गया, दूसरा आपके कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, इनमें लोअर लेवल पे है लेकिन शीर्ष नेतृत्व में परिवारवाद नहीं है। तो ये लोग क्या है जो एक ऑर्गेनाइज वे में चुनाव लड़ते हैं, इनके पास एक कैडर बेस्ड पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको दूसरी पार्टियों को देखने की आवश्यकता है और जहां पर उनकी कमियां है उनको बदलने की आवश्यकता है। अन्यथा होगा क्या, जब परिणाम आएगा तो फिर आपको अपने को डिफेंड करने के लिए दूसरी बातें रखने का प्रयास करना पड़ेगा। तो मेरा कहना यही है कि जो रेगुलर जो इनके द्वारा एनालिसिस की जाती है उसी की तरफ इनकी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और जो आने वाले 5 विधानसभा राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर, उनकी तैयारियों को लेकर बैठक है। तो इस तरह सबको ही इस बात को जो है वो करना चाहिए कि अगर मान लीजिए बीजेपी कर रही है तो आप क्यों नहीं कर सकते, जो क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आपकी मजबूती भी बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर पिछले चुनाव में भाजपा को 312 सीट मिल गई, उनके अलाइड को मिलाकर 350 सीट मिल गई, तो अगर आप एक समय प्रोग्राम के साथ अगर सामने नहीं आएंगे तो आपकी संख्या में वृद्धि कैसे होगी। और हाइपोथेटिकली आप ये कह लेंगे नहीं हमारी लहर चल रही है, तो मेरा मानना ये है कहीं ना कहीं आप बड़ी भूल करने जा रहे हैं। ये बड़ी बात आपने शैलेंद्र जी कही है कि मुद्दों के आधार पर युवा आगे बढ़ रहे हैं वोटिंग के लिए, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा मायने रखता है। अभिषेक राय जी, कितना सहमत आप इस बात से हैं सर? देखिए पराग जी, हम तो विकास की ही राजनीति करते हैं। शैलेंद्र जी जो बात कह रहे थे, हमारा देखिए घोषणा पत्र आएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि हम क्या देने जा रहे हैं। हमने पहले ही कहा कि हम किसानों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली पहली कैबिनेट में देने जा रहे हैं। 10,000 रोजगार की बात कर सिर्फ किसानों को। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे, रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। हम पावर प्रोजेक्ट्स लगाने की बात कर रहे हैं। हम तो विकास के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की, हम एक्सप्रेसवे को उसकी गुणवत्ता के हिसाब से हम बेहतर करने की बात कर रहे हैं। हम तो विकास की ही राजनीति करना चाह रहे हैं, इसीलिए जनता का अपार समर्थन हमें मिल रहा है। चाहे वो पंचायत चुनाव हुए या बैलेट से चुनाव पे वोट पड़े, समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी रही। तो हम जनता के बीच में है और जनता के आंसू को कोई पूछेगा साहब, 265 रुपए सरसों का तेल हो गया है, गरीबों के थाली से अन्न गायब हो गया है। आप बताएं क्या हम जनता के मुद्दे नहीं उठाए? हम विपक्ष में हैं, हम क्या सरकार को नहीं घेरे?
हम घेरेंगे, हम जनता के उठाए हुए मुद्दे उठाएंगे, क्योंकि जनता इस समय परेशान है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी के फेलियर पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम अपने विकास के मॉडल पे, हम अपने काम के, हम यूथ के बल पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यूथ के लिए जो विजन है, वैसा विजन किसी के पास नहीं होता। वो हमेशा कहते हैं कि लैपटॉप दो, इनको पढ़ाओ, बेरोजगारी दूर करो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कराओ। तो हम तो इन सब चीजों पे काम करना चाहते हैं। ठीक है जावेद अहमद साहब, जनता भी चाहते हैं कि हमारे मुद्दों पर वोट हो, और शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छा आकलन किया। इसके साथ ही अभिषेक राय भी ये कह रहे हैं कि साहब हमारी पार्टी भी तो जनता के मुद्दों को उठा के ही वोट मांग रही है, और आप लोग भी जनता के मुद्दों के साथ ही गठबंधन कर कर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जनता ऐसा क्या देखे कि आप पर विश्वास करे? जावेद साहब देखिए, पिछले 32 वर्षों से कांग्रेस सत्ता में नहीं जी, और एक सच है कि हम अपने किसी कारण से हम उस रेस में नहीं शामिल हो पाए। लेकिन जब से प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश के प्रभारी का पद संभाला है, उन नई ऊर्जा कांग्रेस जनों में आई है। और आप देखिए कि पहले दिन से उम्भा से लेके लखीमपुर तक कोई ऐसी घटना हुई हो कि जहां प्रियंका जी की उपस्थिति ना हो, कांग्रेस जनों की उपस्थिति ना हो। आखिर 5000 से अधिक मुकदमे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पिछले 2 वर्षों में लिखे गए और वो जेल भेजे गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर 60 से अधिक मुकदमे लिख दिए गए। प्रियंका जी पर योगी जी की पुलिस ने किस तरीके से हाथ डाला, ये आप सब ने देखा। राहुल जी पर किस तरीके से हाथ डाला, कितना उत्पीड़न और प्रताड़ना दी गई, लखीमपुर नहीं जाने दिया गया। अब उत्तर प्रदेश में तो शोक संवेदना भी आप व्यक्त नहीं कर सकते हो, सरकार की इच्छा होगी तो आप जाओगे। हम लोग, हमारी परंपरा रही है कि हम शोक संवेदना व्यक्त करने पीड़ित के घर जाते हैं, लेकिन योगी जी ने पीड़ितों को अपने घर बुलाने की एक नई परंपरा शुरू की थी। तो ये जो चीजें हैं, कोई ये कहे कि हमें ये बदल लेना चाहिए, हमें ये बदल लेना चाहिए, हम जनता के साथ हम जुड़े हैं, हम जनता के बीच में रात दिन रहते हैं। हम किसी पीआर एजेंसी की तरीके से सर्वे नहीं करते हैं कि उसका पोल क्या है, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा। हमारा चुनाव घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, वो जनता के बीच तैयार हो रहा है। हम लोग समाज के हर वर्ग में, वो उच्च आय वर्ग हो, मध्यम आय वर्ग हो, निर्धन आय वर्ग हो, जो पेशेवर लोग हैं, उनके बीच में जाके हमारी घोषणा पत्र समिति ने सलमान खुर्शीद साहब के नेतृत्व में वो जिले जिले गई है। हमने वो काम पूरा किया है। और बूथ पर, संगठन पर भी हमारा काम प्रियंका जी की अगुवाई में, उनके निर्देशन में मजबूती के साथ हुआ है और घोषणा पत्र आएगा। देखिए, मैं सिर्फ एक बात की, 32 वर्षों में जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को बदहाल किया है, बर्बाद किया है, उसके वैभव और गौरव को समाप्त किया है, वह गौरव और वैभव उत्तर प्रदेश का पुनः बहाल हो। सड़कों पर बेरोजगार नौजवान न पीटे जाए, महिलाओं के साथ इस तरीके से अन्याय ना हो, उसके लिए कांग्रेस पूरी तरीके से जनता के साथ गठबंधन करके प्रियंका जी के नेतृत्व में मैदान में रहेगी। और रणनीति का खुलासा तो आप भी जानते हैं कि वो चैनलों पर या मीडिया के बीच में नहीं होता। हमें किस जगह पर क्या काम करना है, वह कांग्रेस। लेकिन जावेद साहब, आपने अपने पहले कथन में महंगाई का जिक्र किया, बीजेपी की इस बैठक में तेल की कीमतों पर भी जिक्र हुआ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि तेल की कीमतें तो हमने कम की, लेकिन जिन राज्यों में ज्यादा है जवाब तो उनको देना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं ना कि आप जरा तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी होगा वो इस चीज को जानता है कि कांग्रेस की सब केंद्र में थी तो 105 रुपए से 125 प्रति डॉलर बैरल हम खरीद रहे थे, और एक्साइज ड्यूटी हमारी जब सरकार थी तो 9 रुपए प्रति लीटर ले रही थी। आज स्थिति क्या है कि आप 55 रुपए से लेके आज की तारीख में 69 डॉलर प्रति बैरल है, और एक्साइज ड्यूटी आप आज क्या ले रहे हैं, 19 रुपए ले। लेकिन जावेद साहब, माफ कीजिएगा, बीच में आपको मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन सवाल यह है कि जैसे आप लोग ये कहते रहे कि जब हमारी सरकार थी तो बीजेपी के नेता सड़कों पर उतर जाते थे, हाथ में सिलेंडर उनके होता था और ना जाने किस किस तरीके से विरोध जताते थे। अब जब रेट दोगुने हो गए हैं तो क्या आप लोग कमजोर साबित हो रहे हैं सड़कों पर उतरने के लिए? नहीं, कहीं कमजोर नहीं है। देखिए, कमजोर अपनी ऊर्जा को कौन नष्ट करना चाहेगा। ये जब से 7 साल से केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में है, इसने लोकतंत्र का कदम कदम पर उपहास उड़ाने का काम किया है। लोकतंत्र संवाद, समन्वय और संपर्क से
मजबूत होता है। इस सरकार ने लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही ला दी है। संवाद, समन्वय और संपर्क का काम इसने छोड़ दिया है। कोई भी विषय रहा हो, ये संपर्क और संवाद नहीं करती। विपक्ष को ये अपने पैरों की जूती मान के चलते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। जनता ने जिस अधिकार के साथ, जो संविधान ने आपको जनादेश के बाद अधिकार दिया सत्ता संचालन का, उस अधिकार का प्रयोग जनता पुनः करेगी। ये राजनेताओं को, कोई भी राजनीतिक दल हो, सत्ताधारी दल हो या विपक्ष में हो, हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। अतीत इतिहास की तरीके से क्रूर होता है। वो समय आने पर किसी का भी हिसाब बेकार नहीं, वो सबका हिसाब बराबर कर देता है। जहां अब जो सवाल खड़ा किया जा रहा है कि कांग्रेस भी करेगी, सवाल कहां पर है? जीएसटी का हिस्सा केंद्र सरकार राज्यों को देना नहीं चाहता, उसमें कांग्रेस ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य भी हैं। जब राज्य सरकारें जीएसटी का अपना हिस्सा मांगती हैं, तो केंद्र सरकार का जवाब होता है कि आप आरबीआई से लोन ले लीजिए। लोन लेके राज्य सरकार अपनी व्यवस्था को चला रहे हैं, वहां के विकास को कर रहे हैं, और जीएसटी का हिस्सा केंद्र सरकार जब मार के बैठेगी तो राज्य विवश है। राज्य विवश है। जहां पर चुनावी राज है, वो एक लॉलीपॉप दिखाया जा रहा। आज आपने इसको काम कर दिया। अभी तक तो आप कहते रहे कि ये केंद्र सरकार के अधिकार में। ठीक है जावेद साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो गई, मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन शैलेंद्र दुबे जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं सर, जैसा आकलन आपने अपने पहले कथन में किया, यह बड़ा महत्वपूर्ण था कि आज का युवा सक्रिय है, वो जागरूक है और वो मुद्दों पर वोट करना चाहता है। लेकिन आपने एक बात का जिक्र यह भी किया कि अगर एक परिवार में 4 लोग हैं और 2 लोग राजनीति में जातिगत आधार पर वोट करना चाहते हैं और 2 युवा अगर मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं, तो ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। क्या ये एक तरफा वोट जाएगा या फिर स्थिति, आप कैसे आकलन इसका कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर जिन परिवारों में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी तो वहां पे वोटों का बंटवारा होगा जी। मैं आपको समाजवादी पार्टी का बैकग्राउंड में आपके सामने रख देता हूँ। जो आरोप लगा देना, जब नेतृत्व था और उनके साथ शिवपाल जी थे, तब उनका जो फंक्शनिंग का तरीका था वो अलग था। आज अखिलेश जी का नेतृत्व आया तो उसमें जो है बदलाव करने की उन्होंने कोशिश की, और मुझे लगता है कि उनको जो समर्थन मिलना चाहिए, समय रहते अगर उनके द्वारा वो प्रयास किया जाता तो शायद उनको परिणाम अच्छे मिलते, लेकिन उनके द्वारा समय रहते हुए उस चीज पर अमल नहीं किया गया और परिणाम स्वरूप उनको उसका नुकसान उठाना पड़ा 2017 के चुनाव में। तो अभी मैं एक आपको बड़ा एक रेलेवेंट एग्जांपल कोट करता हूं कि जैसे पैंडेमिक शुरू होने के बाद अर्थव्यवस्था की तुलना इस पीरियड से किसी भी पूर्ववर्ती समय की करना जो बिल्कुल बेईमानी है, क्योंकि इस तरह की जो पैंडेमिक है ना, वो आज तक कभी 500 साल में भी जो है पूरे विश्व में उसका प्रभाव नहीं हुआ है जी। और अर्थव्यवस्था एक ऐसा विषय है जिसका आपको आकलन समावेशी तरीके से करना पड़ेगा। आपको बाजार वैश्विक तौर पे देखना पड़ता है, क्योंकि विषय आज अर्थव्यवस्था का नहीं है, इस वजह से मैं इस पे ज्यादा नहीं वो बोलना चाहूंगा। लेकिन तो इसकी तुलना पूर्ववर्ती समय से आप नहीं कर सकते। हाँ, प्रश्न ये रहा कि जो अभी एग्जाम्पल दिया था कि तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, तो जिस तरह से अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है दिवाली के अवसर पर, तो उसमें एक अच्छा खासा जो अमाउंट है, जो भागीदारी है राज्य सरकारों की भी होती है, जो तो तमाम वो राज्य सरकारें जिनको लगता है कि हाँ हम जो है रिलीफ देना चाहते हैं जनता को, तो उनको आगे आना चाहिए। बड़ी विडंबना इस बात की है कि 2 बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक तो है आपका फ्यूल और दूसरा है लिकर। तमाम जो विपक्ष की सरकारें हैं वो इस बात का जिक्र तो करती हैं जनता के सामने आके कि नहीं जी हम बहुत बड़े प्राइस हो गए, प्राइस ज्यादा बढ़ गए। अरे जीएसटी काउंसिल में आप जो यूनिवर्सली उस बात का समर्थन क्यों नहीं करते? तो फ्यूल को भी आप जो है जीएसटी में ले आओ और लिकर को भी आप जीएसटी में ले आओ, क्यों नहीं इस बात का समर्थन करते आप? जो पहला। दूसरा, जो आपने अभी जो विषय जो वोटिंग पैटर्न की बात की थी, तो वोटिंग पैटर्न में बंटवारा होगा और कोई एक कारण नहीं होगा जिससे जो समर्थन मिले किसी भी दल को। तमाम वो कारण है जो पैटर्न रेगुलर बदल रहा है। और जिस तरह मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं कि जब कोविड में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था इनिशियल फेज में, तो वैक्सीनेशन की गुणवत्ता को लेकर पहले प्रश्न खड़ा किया गया था। उसके बाद फिर ये विषय आया कि क्या इतना वॉल्यूमेट्रिक, इतना मास है इंडिया के अंदर, जो है पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो क्या हम जो है विद इन टाइम उसको हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे? ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि वर्ल्ड वाइड हमारे देश ने जो 100 करोड़ का टारगेट पूरा किया है। तो मैं आपको एक बात बता दूं
कि जो आम लोगों में जो चीजें हैं ना, देखिए आप अगर मान लीजिए किसी पे आरोप लगाना चाहते हैं तो आरोप में आपके में बड़ा ही वैलिड आधार होना चाहिए, तब तो आपको समर्थन मिलेगा। और सिर्फ आप ये कि नहीं आपने स्कोर करना है, आपने जो है पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर बैठ के सिर्फ ये जो स्कोर करना है, तो मैं ये कहूं कि आपको जन समर्थन मिलने में बड़ी कठिनाई होगी। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। चॉइस आपकी है कि आप जो है उसको स्वीकार करते हैं करेक्शन के तौर पे, या फिर जो आपकी पैरवी है प्रतिनिधि के तौर पे पार्टी के पक्ष में वो करने का प्रयास करते हैं। ठीक है शैलेंद्र जी एक बात और मैं समझना चाह रहा हूं, आपने अखिलेश यादव के बदलाव का जिक्र किया, तो उनके बदलाव पर मोहर तो 17 में जनता ने लगाई नहीं, क्योंकि 2012 में तो उनके नाम पर वोट मिला नहीं था। मैंने वही कहा ना, उन्होंने कोशिश की थी अंतिम समय में, जो है लगभग 6 महीने के दौरान उनके द्वारा प्रयास किया गया था, लेकिन कहीं न कहीं पहले 4.5 साल में जो सरकार में जो फंक्शनिंग का जो तरीका था, उसमें जो कन्वेंशनल पैटर्न था, उसमें उनके परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का बड़ा हस्तक्षेप रहता था। कहीं न कहीं उसका नुकसान हुआ है। अखिलेश जी की छवि और जो उनके परिवार में जो लोग हैं उनके तुलनात्मक छवि जो है ठीक थी। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उनके द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया, अगर वो समय रहते लिया गया होता तो आज जो उनकी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होता। ठीक है सर, ठीक है। जावेद साहब मैं आ रहा हूं आपके साथ, आपके पास थोड़ा सा रुक जाइए। अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। पराग जी, मैं अभी सुन रहा था शैलेंद्र जी को। शैलेंद्र जी जो बात कह रहे थे, अखिलेश जी ने बदलाव लाया। आप देख ले, उन्होंने 2016 में हमारी पार्टी का विघटन हो गया, लेकिन उन्होंने बदलाव लाने दिया। सत्ता की लालच उन्हें लालसा कभी नहीं रही। आज आप देखते हैं माननीय अखिलेश जी युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को पार्टी में ला रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको पार्टी से जोड़ रहे हैं। तो उनके पास एक विजन है, युवाओं के लिए विजन है, और वो उसके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए युवाओं का साथ उनको मिल रहा है, युवाओं का जो जनता का प्यार उनको इसलिए मिल रहा है। मैं शैलेंद्र जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अखिलेश जी ने बदलाव नहीं लाया, पूरा बदलाव ला दिया। नहीं, वो कह रहे हैं सर, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने बदलाव की कोशिश की, लेकिन और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर तुलना हम बाकी नेताओं की अखिलेश से करें, उनकी छवि अच्छी है, बन के जीते जीत, वो वाली बात है। लेकिन सवाल तो ये है ना सर कि वो अपने बदलाव की कोशिश में कामयाब क्यों नहीं हो पाए। मैं वही बात कह रहा हूँ पराग जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि हमने अपनी गलतियों से सुधारा है, अपनी गलतियों से सीखना ही है। इसीलिए हमने बड़े राष्ट्रीय दलों के साथ इस बार समझौता नहीं किया। 2017 में हमारा कांग्रेस के साथ समझौता था, 2019 में हमारा बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता था। हमने इस बार छोटे दलों के साथ समझौता किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहा है। तो हम अपने जो गलतियां हमने की, हम उसको सुधार रहे हैं। हम उस चीज को बेहतर करने, हम जनता के बीच में एक विकल्प के रूप में, जनता की उम्मीद के रूप में हम हैं। ठीक है। जावेद अहमद साहब बोलिए। अभी शैलेंद्र जी जो कह रहे थे, वो पता नहीं किसके लिए स्कोर कर रहे थे। मैं तो स्वाभाविक रूप से जनता के लिए, जनता का पक्ष रख रहा था कांग्रेस की तरफ से। अभी जो बात हो रही थी वैक्सीनेशन पे इतना बड़ा, मैं 2-3 सवाल मेरे हैं कि वो अर्थशास्त्री हैं, निष्पक्ष हैं, तो उनको निष्पक्षता से जवाब देना चाहिए। क्या इस वैक्सीनेशन के पूर्व भारत के अंदर वैक्सीनेशन नहीं हुआ? चेचक का रहा हो, खसरे का, किस तरीके से पोलियो का था, राष्ट्रव्यापी वैक्सीनेशन हुआ है। अभी एक सवाल यहाँ पर है, क्या किसी ने उसका इस तरीके से प्रचार किया अपनी फोटो लगा के? किसी भी दल, वो अटल जी की भी सरकार में पोलियो वैक्सीनेशन हो चल रहा था, क्या अटल जी ने भी कभी अपनी फोटो लगा के सर्टिफिकेट देने का प्रयास किया था? ये जो खर्ची है, जो फिजूल खर्ची है, इस सरकार में क्या हो रहा है कि हमने 100 करोड़ का टारगेट कर दिया। सरकार ये आंकड़ा क्यों नहीं दे रही है कि इसमें कितने लोगों ने अपने पैसे से अपना वैक्सीनेशन कराया है? आप निःशुल्क की बात करते हैं, आप 4 लाख रोजगार की बात करेंगे, 70 लाख देने का वादा किया था, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि आपकी रणनीति के कारण, आपकी गलतियों के कारण कोरोना काल से लेके अब तक कितने लोगों का रोजगार छीन गया है। ये भी तो विषय है, ये जनता का विषय है। ये जनता बताएगी कि सरकार बताएगी? सरकार की होर्डिंग देखकर तो लगता है कि कहीं कोई समस्या ही नहीं है। बिना किसी उद्योग के, धंधे के, किसी रोजगार के, क्या किसी राज्य की या राष्ट्र की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो सकती है? और अगर इतनी मजबूत है तो आप अपने लोगों को वेतन 8-8 महीने, 7-7 महीने नहीं दे पा रहे हैं। ये कहाँ की मजबूत अर्थव्यवस्था? ये जो तमाम सवाल हैं, 100 करोड़ का आपने लक्ष्य पूरा किया, किस तरीके से किया? RT-PCR की रिपोर्ट लखनऊ मेडिकल कॉलेज में 500 रुपए में बिकती है। जब आप चाहो, आप जो है बिना जांच कराए आप जो है वहां पे ले लीजिए।
ये किस तरीके के ये सब मीडिया ने सवाल उठाए, जो व्यक्ति मृत को प्राप्त कर चुका है। ठीक है जावेद साहब, समय की थोड़ी कमी है, इसलिए अब मैं चाहूंगा शैलेंद्र दुबे जी एक फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षेप में। ठीक है सर, जावेद अहमद जी मैसेज जा रहा है। जावेद साहब जी एक आखिरी कमेंट, समय का अभाव है। शैलेंद्र जी बहुत संक्षेप में एक आखिरी कमेंट आपका इस पर। जी देखिए, जावेद जी ने जो भी एक प्रश्न उठाया कि वैक्सीनेशन के क्वांटम को लेके, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के अंदर सरकार सिर्फ भाजपा की नहीं है, 30 मुख्यमंत्री हैं देश के अंदर, जिसमें भाजपा के तो मेरे ख्याल से भाजपा उनके अलाइड के 16 या 18 हैं, बाकी तो विपक्ष के सरकारों के हैं ना। तो ये जो डेटा पे प्रश्न खड़ा करना उचित नहीं है। मेरा कहना सिर्फ ये नहीं, डेटा पे ये भागने की बात है। देखिए ये पेंडेमिक का मामला है और आप पढ़े लिखे आदमी हैं, कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं है कि कोई भी आ गया। पेंडेमिक एक्ट के तहत पेंडेमिक की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। ठीक है, उसको नियंत्रित प्रधानमंत्री शैलेंद्र जी कंक्लूड करिए सर। ये आप इधर उधर की बात करके जावेद साहब प्लीज सर मत दीजिए। शैलेंद्र जी फाइनल दीजिए। ठीक है, हमारा हूँ शैलेंद्र जी कंक्लूड करिए सर। नहीं खेवैया, ये न समझे कि नदी का पानी उतर गया है। जावेद साहब प्लीज सर समझिए सर, समय कम है, आपकी बारी आ गई सर, अब फाइनल कर दीजिए प्लीज। सरकार के लिए मत करिए। शैलेंद्र जी खत्म करिए सर जल्दी से, 10 सेकंड में। देखिए प्रश्न अगर ये किसी व्यक्तिगत उस पर छवि हुआ प्रश्न खड़ा करना मेरे ख्याल से कोई उचित नहीं है। मैंने जितनी भी चीजें कही है, मैंने किसी के जो है ना पक्ष की बात की है ना विपक्ष की बात की है। मैंने ये कहा है नहीं, आप विपक्ष के ऊपर तो बड़े शानदार तरीके से साथीराना तरीके। चलिए शुक्रिया सर, समय की कमी है, समय इतना ही है आज मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेंबरों का। शैलेंद्र जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर अभिषेक राय आपका शुक्रिया, जावेद अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर चुनाव हो। कांग्रेस पार्टी मुद्दों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को उठा रही है और बीजेपी भी लगातार अपने विकास को लेकर आगे बढ़ रही है। हम देखेंगे अब कि आखिर जनता किस एजेंडे पर वोट करती है। फिलहाल दीजिए बड़ी बहस से इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।